हेलो दोस्तों, मैं दिलकुश मीना और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हम लोगों ने स्टार्क प्रभाव तक पढ़ लिया था। स्टार्क प्रभाव में क्या पढ़ा? यानी कि जब किसी रिएक्टेंट या जब किसी पदार्थ पर फोटोनों को आपतित किया जाता है तो एक अणु केवल एक फोटोन का अवशोषण करता है और फोटोन का अवशोषण करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता है, उत्तेजित अवस्था में पहुँच जाता है और उत्पाद का निर्माण करता है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, ने किसमें? स्टार्क प्रभाव में। यदि हम फोटोनों की ऊर्जा की बात करें तो E बराबर होता है एच म्यू। एक E बराबर क्या होता है? एच म्यू। यदि हम n फोटोनों के लिए बात करें तो आगे n एच म्यू। हम जानते हैं म्यू बराबर C अपॉन लैम्बडा होती है, जो आवृत्ति होती है, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये जो अपने पास म्यू होती है ये तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो म्यू बराबर C अपॉन लैम्बडा आ जाएगा। तो एन एच सी अपॉन लैम्बडा। सी क्या है? प्रकाश का वेग। इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये सी की वैल्यू है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये था अपना स्टार्क प्रभाव। आज का जो अपना वीडियो होगा उस वीडियो में हम जानेंगे जेवलॉन्स की आरेख के बारे में। इसकी क्या कहानी है? नहीं, इसकी कहानी भी कुछ इस तरह से ही है। जेवलॉन्स की आरेख क्या समझाता है? ये जो अपना जेवलॉन्स की आरेख है ये क्या समझाता है? एक चीज़ समझो, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो कोई रिएक्टेंट है, यदि कोई पदार्थ है, यानी इस पदार्थ पर हमने फोटोनों को आपतित किया और पदार्थ ने फोटोनों को अवशोषित किया। अब पदार्थ ने जैसे ही फोटोनों को अवशोषित किया उसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें क्या क्या होता है उस पदार्थ के अंदर, उन सारी बातों के बारे में बताता है कौन? जेवलॉन्स की आरेख। दोबारा से समझो, कोई रिएक्टेंट है, कोई पदार्थ, उस पदार्थ ने फोटोनों को अवशोषित किया और फोटोनों को अवशोषित करने के बाद उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रोग्राम चलता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, उनके बारे में बताता है ने जेवलॉन्स की आरेख। ने क्या? ने जेवलॉन्स की आरेख। अब इसमें एक टॉपिक चलेगा, जैसे यानी कि एक तो चलेगी अपने पास क्या? त्रिक अवस्था, और एक चलेगी सिंगलेट अवस्था, यानी एकक अवस्था, और एक चलेगी त्रिक अवस्था। तो इसको समझ लो आप, एकक अवस्था और त्रिक अवस्था। ने जैसे ये अपने पास S कक्षक है कोई, और इस S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। ने क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस S कक्षक में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने क्या की? इसको नीचे से हीट दी, एनर्जी प्रदान की, ऊष्मा प्रदान की। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठकर ऊपर चला गया। सपोज यहाँ पर चला गया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा हो रहा है? इस तरह से हो रहा है, और ऊपर जाने के बाद इसका चक्रण ऐसे हो गया। ऊपर जाने के बाद इसका चक्रण ऐसे हो गया, तो इन्हें इसका चक्रण कैसा हो गया? यहाँ पे तो ऐसा था और ऊपर जाने के बाद इसका चक्रण विपरीत हो गया, इसकी स्पिन विपरीत हो गई, अपोजिट हो गई। ने कहाँ पर जाने के बाद? ऊपर जाने के बाद। तो इससे कहता है एकक अवस्था, ने सिंगलेट स्टेट या एकक अवस्था। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, ने जैसे अपने पास कोई ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, नीचे से हमने क्या दी? ऊष्मा प्रदान की, और ऊष्मा प्रदान करने के बाद ये ऊपर चला गया, एक्साइटेड होकर, उत्तेजित होकर ऊपर चला गया। और ऊपर जाने के बाद इसकी जो स्पिन है, इसका जो चक्रण है, ऐसा का ऐसा ही रहा, तो इसे कहते हैं त्रिक अवस्था। इन्हें क्या कहेंगे? त्रिक अवस्था। जैसे समझो, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऐसा है और एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऐसा है, तो इसे कहते हैं सिंगलेट स्टेट, एकक अवस्था। इन्हें क्या कहते हैं? एकक अवस्था। इसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान 1/2, इसके लिए -1/2। ने कैंसिल होकर S का मान कितना आता है? 0। ने कितना आता है? ने 0। और बहुलता ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, जैसे इन्हें कोई चीज़ सिंगलेट है या ट्रिपलेट है, इसके बारे में कौन बताता है? इन्हें इसके बारे में एक सूत्र बताता है बहुलता वाला। इसका सूत्र होता है 2S + 1। अब एक चीज़ समझो, S का मान इस स्टेट में क्या है? 0 है, तो यहाँ पे मैं S का मान 0 पुट करूँगा, तो 2 × 0 + 1, तो कितना आ गया? 1। तो ये कैसा है? सिंगलेट है।
ये कैसी स्टेट है? सिंगलेट स्टेट है, एकक अवस्था है। यानी कैसी अवस्था है? एकक अवस्था है। यानी क्या है? एकक अवस्था। और आप लोगों ने पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ा होगा। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि, ध्यान से समझना, पाउली का अपवर्जन का नियम क्या कहता है कि जो फर्मी कण होते हैं, फर्मी पार्टिकल होते हैं, जो फर्मी कण होते हैं, यानी एक अवस्था में दो समान फर्मी कण नहीं रह सकते। एक अवस्था में दो समान फर्मी कण नहीं रह सकते। अर्थात यानी किसी कक्षक में, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि कक्षक में यानी अधिकतम विपरीत चक्रण वाले दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी एक कक्षक में अधिकतम विपरीत चक्रण वाले दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। विपरीत चक्रण वाले दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं यदि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक ही दिशा में, जैसे इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऐसे है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण भी ऐसे है। यानी इसके लिए s का मान कितना? 1/2। इसके लिए भी s का मान कितना? 1/2। तो s बराबर कितना हो गया? 1। अब बहुलता ज्ञात करते हैं तो 2s+1 सूत्र से, तो s की जगह क्या है? 1 + 1, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो ये कैसा है? ट्रिपलेट है। नहीं, कैसा है? ट्रिपलेट है। सीधी सी कहानी ये समझो, यदि दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समानांतर है, एक जैसा है, तो ट्रिपलेट स्टेट, त्रिक अवस्था। और दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत है तो सिंगलेट स्टेट, एकक अवस्था। यानी क्या? एकक अवस्था, यानी एकक अवस्था। तो सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। एक चीज़ समझना, अब मैं ग्राफ समझा रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से देखना, समझना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये देखो, ये है अपने पास मूल अवस्था, इसको S0 से दिखा देता हूँ। ये क्या है? मूल अवस्था। ये क्या है? प्रथम एकक अवस्था। प्रथम एकक अवस्था ने जो एकक अवस्था होगी उसको हम AS से दिखाएंगे। सिंगलेट स्टेट को हम S से दिखाएंगे। सिंगलेट को किसे दिखाएंगे? S से। और ट्रिपलेट स्टेट, त्रिक अवस्था को हम T से दिखाएंगे। एकक अवस्था को हम S से दिखाएंगे और त्रिक अवस्था को हम T से दिखाएंगे। तो S यानी एकक अवस्था नीचे आ रहा है 0, तो मूल एकक अवस्था, प्रथम एकक अवस्था। आगे चलो, S2 द्वितीय एकक अवस्था, और यह है S3 त्रिक एकक अवस्था, है ना? त्रिक एकक अवस्था यानी जैसे अपने पास ये कोई रिएक्टेंट है, यहाँ पे मैं कोई रिएक्टेंट मान लेता हूँ इस जगह पर। जैसे यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है, A मान लिया, A कोई रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, यानी क्या है? अभिकारक है। अब इस अभिकारक पे मैंने क्या किया? Hμ फोटोनों को आपतित किया। अभिकारक पर Hμ फोटोनों को आपतित किया। ये अभिकारक है। अभिकारक पे मैंने क्या किया? Hμ फोटोनों को आपतित किया। अब जो मूल अवस्था होती है, मूल अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है। मूल अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है। अब मैंने क्या किया? जैसे ये अभिकारक है, ने क्या है? अभिकारक, ठीक है। अब इस अभिकारक पर Hμ फोटोनों को आपतित किया। Hμ फोटोनों को आपतित किया, यानी Hμ फोटोनों को आपतित किया। तो Hμ फोटोनों को इस अभिकारक ने अवशोषित किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है। और अब इसने क्या किया? अवशोषित किया। अब अवशोषित करने के बाद इस अभिकारक का जो ये अभिकारक है, ये मूल अवस्था है। मूल अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है। तो अभिकारक ने Hμ फोटोनों को अवशोषित करने के बाद इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहाँ पे चला गया? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज ऐसे समझो, ये एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया, एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया, और उत्तेजित होकर ऊपर आ रहा है। न क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है। न जैसे ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया, और ये उत्तेजित होने के बाद यदि इसका चक्रण ऊपर आने के बाद विपरीत हो जाता है, यदि यहाँ पे ये मूल अवस्था, अरे यार सब घाटाघाट हो गया क्या? ये देखो, ये मूल अवस्था है। मूल अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है, ठीक बात है, ठीक है।
अब ये अपने पास कोई रिएक्टेंट है, कोई अभिकारक है, इस पर Hm फोटोनों को आपतित किया, तो Hm फोटोनों को आपतित किया। ये जो अभिकारक है, इस अभिकारक के जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कोष के ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अभिकारक है, इस अभिकारक के अंतिम कोष के 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने Hm फोटोनों को आपतित किया और इस Hm फोटोनों को आपतित करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन उठकर ऊपर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन उठकर ऊपर चला गया। और यदि ऊपर जाकर इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत हो जाता है, यदि ऊपर जाकर इस इलेक्ट्रॉन का, जैसे यहाँ तो इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऐसे है और ऊपर जाने के बाद इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऐसे हो गया, तो ये जाएगा ना इसमें सिंगलेट स्टेट में, एकक अवस्था में जाएगा। यानी किस में जाएगा? एकक अवस्था में जाएगा। नहीं किस में जाएगा? एकक अवस्था में जाएगा। नहीं किस में जाएगा? एकक अवस्था में जाएगा। किस में जाएगा? प्रथम एकक अवस्था में जाएगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिक अवस्थाओं को। ये T1 प्रथम त्रिक अवस्था, T2 द्वितीय त्रिक अवस्था और T3 तृतीय त्रिक अवस्था। अब मैंने क्या किया, इस अभिकारक ने Hm फोटोनों को अवशोषित किया और फोटोनों को अवशोषित करने के बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर उठकर चला गया और इसका चक्रण ऐसा का ऐसा ही रहा, तो ये कहाँ पर जाएगा? इस त्रिक अवस्था में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? इस त्रिक अवस्था में जाएगा। ने कहाँ पे जाएगा? इस त्रिक अवस्था में जाएगा। यदि हमने ये जो अभिकारक था, इस अभिकारक को अधिक ऊष्मा दी, अधिक हीट प्रदान की, तो ये प्रथम एकक अवस्था के बजाय द्वितीय एकक अवस्था में चला गया, ज़्यादा ऊपर उठ गया, ज़्यादा ऊपर उठ गया। यदि हमने इस अभिकारक को ज़्यादा ऊष्मा दी तो ये सकता तृतीय द्वितीय त्रिक अवस्था में चला गया, द्वितीय त्रिक अवस्था में चला गया। ठीक है, यदि इस अभिकारक को हम और अधिक ऊष्मा दी और अधिक हीट प्रदान की, नीचे से हम क्या कर रहे हैं? अभिकारक को ऊष्मा दे रहे हैं, हीट प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, और हीट प्रदान करने के बाद अभिकारक के जो अंतिम कोष के 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिनका चक्रण विपरीत है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर उठ के जा रहा है। यदि हमने थोड़ी कम ऊष्मा दी तो थोड़ा ही ऊपर उठा, और अधिक ऊष्मा दी तो और ज़्यादा ऊपर उठ गया, कम ऊष्मा दी तो S1 में गया, थोड़ी ज़्यादा ऊष्मा दी तो S2 में पहुंच गया, और ज़्यादा ऊष्मा दी तो S3 में पहुंच गया। ठीक है, अब इनमें पहुंचने का मतलब क्या है कि यदि इलेक्ट्रॉन ऊपर उठा और उसका चक्रण विपरीत हो गया तो S1 में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत हो गया, S2 में और इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में हो गया तो S3 में। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण वैसा का वैसा ही रहा तो त्रिक अवस्था में जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण वैसा का वैसा ही रहा तो द्वितीय त्रिक अवस्था में जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण ऐसा का ऐसा ही रहा तो तृतीय त्रिक अवस्था में जाएगा, तृतीय त्रिक अवस्था में जाएगा। और यहाँ पे S ठीक है, तृतीय त्रिक अवस्था में जाएगा। तो ये है प्रथम एकक अवस्था, ये है मूल एकक अवस्था, प्रथम एकक अवस्था, द्वितीय एकक अवस्था, तृतीय एकक अवस्था, प्रथम त्रिक अवस्था, द्वितीय त्रिक अवस्था यानी चतुर्थ त्रिक अवस्था। अब सपोज हमारे पास कोई अभिकारक था, अभिकारक को हमने बहुत अधिक ऊष्मा दी, तो अभिकारक के जो अभिकारक था, अभिकारक के जो अंतिम कोष के 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन उठकर S3 में पहुंच गया। ठीक है, S3 में पहुंच गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ी जो नीचे से ऊष्मा दे रहे थे, पहले तो हम सपोज 10 डिग्री सेल्सियस की ऊष्मा दे रहे थे, अब हमने घटाकर 8 डिग्री सेल्सियस की ऊष्मा कर दी, 8 डिग्री सेल्सियस की ऊष्मा कर दी। किसकी कर दी? 8 डिग्री सेल्सियस की ऊष्मा कर दी। तो S3 में जो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया था अब वो वापस किस में आएगा? S2 में आएगा। नहीं क्या S में आएगा? S2 में आएगा। नहीं किस में आएगा? S2 में। तो इसे कहते हैं इंटर क्रॉसिंग सिस्टम, इंटर कन्वर्जन। क्या बोलेंगे? इंटर कन्वर्जन। नहीं क्या बोलेंगे? इंटर कन्वर्जन। ठीक है, इंटर कन्वर्जन। यदि हमने जैसे अभिकारक था, अभिकारक को ऊष्मा दी और उसके जो अंतिम कोष के 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 कोष के इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊष्मा दी कि वो द्वितीय एकक अवस्था में पहुंच गया। अब थोड़ी कम कर रहा हूँ ऊष्मा,
तो ये द्वितीय एकक अवस्था से किस में आएगा, प्रथम एकक अवस्था में आएगा। तो इस प्रक्रिया को भी कहते हैं इंटर कन्वर्जन, क्या कहेंगे, इंटर कन्वर्जन। ठीक है, अब यदि प्रथम एकक अवस्था से क्या बोलेंगे, इंटर कन्वर्जन। अब एक चीज समझना, क्या बोलेंगे, इंटर कन्वर्जन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन S3 से S2 में आता है, जब इलेक्ट्रॉन S3 से S2 में आता है तो थोड़ी सी मात्रा में उष्मा की हानि होती है। जब इलेक्ट्रॉन S3 से S2 में आता है तो थोड़ी सी मात्रा में उष्मा की हानि होती है, लेकिन कोई विकिरण नहीं निकलती है। क्या नहीं निकलती है, विकिरण नहीं निकलती है। जब इलेक्ट्रॉन द्वितीय एकक अवस्था से प्रथम एकक अवस्था में आता है तो उष्मा की हानि तो होती है, लेकिन कोई विकिरण नहीं निकलती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन प्रथम एकक अवस्था से मूल एकक अवस्था में आता है तो ऐसी कंडीशन में उष्मा की हानि भी होती है और विकिरण भी निकलती है। उष्मा की हानि भी होती है और विकिरण भी निकलती है। क्या कहते हैं, उष्मा की हानि भी होती है और विकिरण भी निकलती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फॉस्फोरेंस, क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेंस, परदीप्ति को सिंपल फॉर्म। क्या बोलेंगे, परदीप्ति। क्या बोलेंगे, परदीप्ति। जब इलेक्ट्रॉन प्रथम एकक अवस्था से मूल एकक अवस्था में आता है तो उष्मा की हानि भी होती है और विकिरण भी निकलते हैं। तो इससे कहते हैं फॉस्फोरेंस या परदीप्ति, फॉस्फोरेंस या परदीप्ति। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया यार कि फॉस्फोरेंस का मतलब परदीप्ति होता है, स्फुरदीप्ति होता है, तो इसको थोड़ा सा रहने दो आप, है ना। फॉस्फोरेंस कहते हैं इसको, मेरे को ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा हो रहा है इसमें। क्या बोलेंगे इसे, जब इलेक्ट्रॉन प्रथम एकक अवस्था से मूल एकक अवस्था में आता है तो इससे क्या कहेंगे, फॉस्फोरेंस। क्या कहेंगे, फॉस्फोरेंस, है ना, फास्फोरेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, फास्फोरेंस, है ना, फास्फोरेंस, और या बोलते हैं इसे परदीप्ति। सही है, परदीप्ति कहते हैं, फास्फोरेंस या परदीप्ति। अब एक बात को समझो, यदि इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यह कोई अभिकारक, इसको समझने की कोशिश करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। जब अभिकारक को उष्मा दी, Hν फोटोन आपतित किया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर तृतीय एकक अवस्था में चला गया। जब नीचे से थोड़ी उष्मा कम की तो तृतीय एकक अवस्था से द्वितीय एकक अवस्था में इलेक्ट्रॉन आ गया। अब एक चीज़ को समझना, जैसे सपोज यहाँ ये दो ऐसे इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चला गया, तो जब यहाँ से इसमें जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत हो जाएगा। इसका चक्रण सपोज ऐसा हो गया, है ना, कैसा हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन अब ये जो S3 से S2 में आएगा, जब S3 से S2 में आएगा तो इसका चक्रण कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा ना, कैसा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। लेकिन नहीं, कैसा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, नहीं कैसा हो जाएगा, चक्रण इसका विपरीत हो जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे सपोज कोई इलेक्ट्रॉन था, इसका चक्रण ऐसा है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अब यानी कि ध्यान से समझना, ये तो प्रथम एकक अवस्था में है, सपोज वो यानी कि प्रथम एकक अवस्था क्या, द्वितीय एकक अवस्था में है। अब यहाँ से यानी कि जब नीचे से हीट की मात्रा कम की, उष्मा कम की, तो वो इलेक्ट्रॉन न तृतीय त्रिक अवस्था में भी आ सकता है, यानी किस में आ सकता है, तृतीय त्रिक अवस्था में भी तो आ सकता है। तो इसे कहते हैं इंटर क्रॉसिंग सिस्टम, अंतःलग्न प्रक्रिया, अंतःलग्न प्रक्रिया। तो इस दौरान क्या होती है, उष्मा की हानि होती है ना, उष्मा की हानि होती है और कोई हानिकारक विकिरण नहीं निकलते हैं, यानी कोई हानिकारक विकिरण नहीं निकलते हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन ने नीचे से हमें जो हीट दे रहे थे, उस हीट को मैंने क्या किया, कम किया, तो इलेक्ट्रॉन उठ के
हीट को कम किया और इलेक्ट्रॉन नीचे आया और उसका चक्रण ऐसा का ऐसा ही रहा, तो किस में आएगा? न तृतीय त्वरित अवस्था में, न तृतीय त्वरित अवस्था में, न किस में आएगा? तृतीय त्वरित अवस्था में, न किस में? तृतीय त्वरित अवस्था में। और यदि तृतीय त्वरित अवस्था से इलेक्ट्रॉन द्वितीय त्वरित अवस्था में आता है तो इसे क्या कहते हैं? इंटर क्रॉसिंग सिस्टम, अंतर्लग्न प्रक्रिया के द्वारा तृतीय त्वरित अवस्था से द्वितीय त्वरित अवस्था में आएगा। इस दौरान ऊष्मा की हानि होगी, इन्हें कोई हानिकारक विकिरण नहीं निकलेंगे, इन्हें कोई हानिकारक विकिरण नहीं निकलेंगे। नो 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 नो, एक मिनट। इन्हें कोई हानिकारक विकिरण नहीं निकलेंगे, ठीक है। इसमें आएगा, ठीक है, इंटर क्रॉसिंग सिस्टम, इसमें से इसमें आता है तो इंटर क्रॉसिंग सिस्टम ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन ने द्वितीय त्वरित अवस्था से प्रथम त्वरित अवस्था में आता है तो इस दौरान भी क्या होती है? ऊष्मा की हानि होती है, नहीं क्या होती है? ऊष्मा की हानि होती है। और इंटर क्रॉसिंग सिस्टम यानी अंतर्लग्न प्रक्रिया के द्वारा यानी ये इलेक्ट्रॉन द्वितीय त्वरित अवस्था से प्रथम त्वरित अवस्था में आता है। लेकिन एक बात को समझो, जब इलेक्ट्रॉन प्रथम त्वरित अवस्था से मूल अवस्था में आता है, जब इलेक्ट्रॉन प्रथम त्वरित अवस्था से मूल अवस्था में आता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं फ्लोरोसेंस या स्फुरदीप्ति। जब इलेक्ट्रॉन प्रथम त्वरित अवस्था से मूल अवस्था में आता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं फ्लोरोसेंस। इस दौरान हानिकारक विकिरण निकलती है और ऊष्मा की हानि होती है, हानिकारक विकिरण निकलती है, ऊष्मा की हानि होती है। ध्यान से समझना, फ्लोरोसेंस और फास्फोरेंस में बेसिक डिफरेंस है कि नीचे से प्रकाश स्रोत हटाते ही फास्फोरेंस की प्रक्रिया बंद हो जाती है, लेकिन नीचे से प्रकाश स्रोत हटाते ही फ्लोरोसेंस की प्रक्रिया कुछ समय तक चलती रहती है। फ्लोरोसेंस की प्रक्रिया कुछ समय तक चलती रहती है। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी के लिए जय हिंद साथियों।